चार्ल्स शोभराज का नाम आपने बहुत सुना होगा। 3 किताबें भी उसके ऊपर लिखी गई। कैसे वो सख्त क्राइम की दुनिया में आया। कोई ऐसी क्राइम की जुर्म की धारा नहीं है जो उसके खिलाफ एक देश में या दूसरे देश में ना लगे। फॉरेनर्स होते थे, उनको ड्रग चाहिए होती थी तो उनको सप्लाई करने के चक्कर में उसकी जो मात्रा होती थी ड्रग की, वो इतनी रखता था कि आदमी मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हो। अगर वो आदमी को कहीं होश आ गई और उसने शोभराज को देख लिया, पहचान लिया, तो ये आउट ऑफ पैनिक उसका मर्डर कर दिया करता था। फ्रांस में कपड़े औरतें और किस्म की पहनती हैं। एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन या इन्फैक्चुएशन उसकी जो औरतों की तरफ थी वो बढ़ती गई। तो टेल्कम पाउडर के डब्बे होते हैं बड़े साइज़ के, उसमें 3 रिवॉल्वर पुलिस को वो पाउडर में छुपाए हुए मिले और 8 देशों के पासपोर्ट। शोभराज, आई एम मधुकर जेंडे, इंस्पेक्टर जेंडे। तो वो एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, काफ़ी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, आज एक नया दिन और एक नई कहानी। आज मैं आपको सुनाऊंगा वो किस्सा जो आपने नाम तो सुना होगा उस शख्स का, लेकिन जो रिसर्च और मेहनत मैंने उस शख्स की पर्सनालिटी को समझने की, उसको उभारने की, उसको बताने की, जो मैंने इतने दिन मेहनत की, सोचा तो था कि एक एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें इतनी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि शायद इसके 2 एपिसोड हो जाएंगे। और कैसे चलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एपिसोड ख़त्म होते होते मैं आपको बताने की हालत में हूँगा कि ये आज ख़त्म हुआ है या कल चालू रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स शोभराज की। चार्ल्स शोभराज का नाम आपने बहुत सुना होगा। 3 किताबें भी उसके ऊपर लिखी गई। कैसे वो शख्स क्राइम की दुनिया में आया और 1-2 नहीं 11 मुल्कों में दुनिया के उसके खिलाफ मर्डर के, डकैती के, लूट मार के, चाकूबाजी के, चीटिंग के, ड्रग रिलेटेड केस और मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर। कोई ऐसी क्राइम की जुर्म की धारा नहीं है जो उसके खिलाफ एक देश में या दूसरे देश में ना लगी हो। चार्ल्स शोभराज का जन्म जो है वो 1944 में, हमारी आज़ादी मिलने के 3 साल पहले, पूना मुंबई के नज़दीक एक शहर है, वहाँ पे उसका जन्म हुआ, एक सिंधी फैमिली में। उसके पिता होतचंद जो थे वो सोना चांदी के व्यापारी हुआ करते थे। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। कोई देश की आज़ादी के बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी वो लेते हुए भी कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं चल रहा था उन दिनों में। तो होतचंद जो हैं उनके कुछ रिश्तेदार जो थे वो बैंकॉक और सिंगापुर में रहते थे। उनका आना जाना इन देशों में लगा रहता था। बहुत सारे सिंधी परिवार जो थे वो आज़ादी के पहले से वहाँ पे सेटल थे। तो उसी चक्कर में होतचंद जी का वहाँ पे भावनानी इनका सरनेम था, होतचंद भावनानी। तो बैंकॉक के उनके चक्कर लगते रहते थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक वियतनाम की लड़की से हुई और वो दोनों ने शादी कर ली। और शोभराज जो है, चार्ल्स शोभराज, इसका जो जन्म था वो 1944 में उसी वियतनामी औरत से के पेट से हुआ। और इसका नाम, क्योंकि जो होतचंद थे भावनानी, वो सिंधी परिवार से थे और वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे, गुरुद्वारा में जाते थे और गुरु ग्रंथ का पाठ किया करते थे। उनको कहीं ना कहीं ये दिमाग में आया कि मैं गुरबानी पढ़ता हूँ तो गुरबानी जो है वो गुरु के मुख से निकलती है, तो मैं अपने बेटे का नाम गुरमुख रखूँ। तो उन्होंने शोभराज का नाम गुरमुख रख दिया। चार्ल्स नाम तो बहुत बाद में पड़ा है, लेकिन कुछ सालों के बाद आपस में इनकी कुछ मियाँ बीवी की बनी नहीं। 2 कल्चर अलग थे। वो वियतनाम की लेडी, और वियतनाम में उस ज़माने में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बहुत बड़ी लड़ाई अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। वियतनाम वार जिसको हम बोलते हैं, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, उसकी लड़ाई चल रही थी। एक को कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे को अमेरिका मदद कर रहा था। तो पूरी दुनिया भर में वियतनाम के हक़ में एक ह्यूमन राइट्स की और एंटी वार मूवमेंट चल रही थी। हमने भी हिंदुस्तान में उन दिनों में काफ़ी जो मुजाहरे हमारे लोग करते थे वियतनाम के हक़ में।
तो वो एक स्ट्रगल चल रही थी उनकी जो बहुत साल चली। तो उस चक्कर में जो काफ़ी सारे जो वियतनाम के लोग थे वो जो यूरोपियन कंट्री थे जो उस ज़माने में अमेरिका के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, वो काफ़ी हद तक वियतनाम के लोगों से सिम्पैथी रखते थे। तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने वो लड़ाई से, उस स्ट्रगल से तंग आके उन्होंने फ्रेंच सिटीज़नशिप ले रखी थी। और इसी तरह ग्रीस में, जर्मनी में, इधर-उधर जहाँ उनको जो वार टॉर्न लोग होते हैं, जो मेन वियतनाम वार हुई वो तो बाद में हुई, लेकिन अमेरिका के साथ जो नॉर्थ साउथ वियतनाम का जो प्रॉब्लम चल रही थी वो बहुत पुरानी चल रही थी। तो वो जो लेडी थी वो उसने भी, जो शोभराज की माँ थी, उसने भी फ्रांस की सिटीज़नशिप ले रखी थी। तो जैसे ही होतचंद से उनका तलाक हुआ तो वो अपने बेटे को लेके फ्रांस चली गई। मार्सेलिस में शहर में उन्होंने जहाँ जाके अपना डेरा लगाया। थोड़े महीनों के बाद वहाँ काम करते करते एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती करती वो औरत वहाँ पे फ्रेंच सोल्जर जो आर्मी के जवान हुआ करते थे वो आया करते थे, और एक फ्रांस की आर्मी के एक सिपाही के साथ, या छोटा ऑफिसर जो होता है छोटे लेवल का, उसके साथ उसका अफेयर हुआ तो उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन जो बच्चा था उस समय 7-8 साल का, इसको वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था सब कुछ। तो उसने वहाँ से दुखी होके शरारतें करनी शुरू कर दी। बड़ा भी हो गया तो उसने अपने एक दिन अपने जो फ्रांसीसी बाप था उसकी गाड़ी में बैठ के उसको स्टार्ट करके, चलानी तो आती नहीं थी, तो इधर से करके दीवार में मारी, उधर मारी और बुरी तरह वो कार को डैमेज कर दिया। वो आदमी इतना दुखी हुआ, उसने अपनी बीवी मतलब शोभराज की माँ के कहने के बावजूद उसको इसके पहले बाप होतचंद के पास इंडिया भेज दिया। तो फ्रांस में जब इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया तो वो चार्ल्स के नाम से करवाया गया। तो इसके बाप का नाम के साथ भी चार्ल्स लगता था। वो नाम इसने अपने जो स्टेप फादर था वो इसने बोरो किया अपने कागज़ों में, तो ये चार्ल्स गोरमुख शोभराज बन गया। तो ये उसके नाम की कहानी है। लेकिन एक बार बचपन में जो एक डिस्टर्ब्ड फैमिली, आपकी घर में शांति नहीं, लड़ाई झगड़े, तलाक, दो बाप, ये इस किस्म के माहौल से निकल के उस आदमी को जो एक आदतें बिगड़ी और जो एक फ्रस्ट्रेशन उस आदमी के दिमाग में आती है, वो लेके वो आदमी जवान हुआ। और करते करते 1970 तक वो इतना शातिर बदमाश हो गया कि कोई ऐसा क्राइम नहीं दुनिया का जो उसने नहीं किया हो। और उसने जो बचपन में जो फ्रांस में जो वहाँ की ड्रेस सेंस और है, कपड़े औरतें और किस्म की पहनती हैं, तो जो बाकी देशों में घूमा वहाँ पे देख के एक एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, एक जहाँ इन्फैक्चुएशन उसकी जो औरतों की तरफ थी वो बढ़ती गई। एक जगह टिक के बैठता नहीं था वो, घूमने का बहुत शौक़। और जब घूमने का शौक़ हो तो आपको पैसा चाहिए होता है। पैसे के लिए कोई आमदन नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, काम धंधा नहीं था, तो उसने फिर चोरी चकारी शुरू की। तो 1967 68 तक चलते चलते जब उसकी उम्र 23-24 साल की हुई तो वो एक अपने तरीके का हार्डन्ड क्रिमिनल बन चुका था। और उसी दौरान उसने जो घूमने की आदत थी वो उसको ले जाती थी कभी हांगकांग, कभी बैंकॉक, कभी सिंगापुर, कभी टर्की, कभी ईरान, कभी अफ़गानिस्तान। मतलब वो कंट्री जो आप हैरान होंगे कि ईरान में कैसे चला गया। वो दौर था जब ईरान में आज की तरह जो कट्टर मुस्लिम हुकूमत है वो नहीं थी। शाह ऑफ ईरान हुआ करते थे, और ईरान जो था पहलवी उनके टाइम पे बहुत लिबरल किस्म का कंट्री गिना जाता था। इसी तरह जो टर्की था वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन में बटा हुआ था, तो काफ़ी लिबरल कंट्री था। और इस्तांबुल बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर था उस ज़माने में। बैंकॉक तो आपको मालूम है कि टूरिस्ट प्लेस है वर्ल्ड की बहुत सालों से, दहाकों से। ये सब टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमते घूमते वो जब उस ज़माने में दौर आ गया था 70s में, हिप्पीज़ का दौर, तो दुनिया भर के जो टूरिस्ट थे जो कम पैसे में दुनिया घूमना चाहते थे वो बैग पैकर्स बन गए।
अपनी 2-4 कमीज़ें, 2-4 पैंट अपने कंधे पे बैग लटका के उनका नाम ही बैकपैकर बन गया था। तो वो सस्ती जगह पे रहना, सस्ती जगह तरीके से ट्रैवल करना। तो आ तो जाते थे बाई एयर की टिकट लेके, तो उसके आगे उनका जो ट्रैवल होता था वो बसेस में या ट्रेन में करके वो पैसा बचाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाली चीज़ों को घूमने फिरने के लिए वो कम पैसे में ज़्यादा दिन दूसरे मुल्कों में रहने का उनका जो तरीका था, वो हिप्पी जनरेशन थी जो एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री, वहाँ से तीसरे कंट्री में जाती थी। और यूरोप में क्योंकि पूरा साल सर्दी रहती है, तो उन लोगों को थोड़ी सी धूप, समुद्र का किनारा, रेत, ये चीज़ें अच्छी लगती थी। तो वो ज़्यादा जो सी साइड रिज़ॉर्ट्स होते थे, उसमें ज़्यादा जाके रहते थे। और दूसरी बात ये होती थी कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स होती थी बैंकॉक की, हांगकांग की, सिंगापुर में कम था। और इंडिया में जैसे गोवा हो गया या बम्बई गेटवे ऑफ इंडिया का इलाका, तो ये टूरिस्ट प्लेसेस पे जो टूरिस्ट के साथ जुड़ी हुई जो क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ड्रग का इस्तेमाल, प्रॉस्टिट्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन, ये सब काम चलते हैं, ये सबको मालूम है। और शोभराज हमेशा इसी किस्म के इलाकों में ऑपरेट करता था, जहां उसको उसके शिकार जिनको उनका पैसा लूटना, उनके पासपोर्ट लूटने, उनसे कोई किसी के पास हथियार होता था तो वो भी लूट लेना, तो इस किस्म के काम शोभराज ने किए। और करते करते 1970 में उसको जब पैसे की और लत लगी, तो वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे जो बाहर की गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां, वो बहुत कम मात्रा से मिलती थी और बड़ी मुश्किल से प्रक्योर होती थी। जैसे मर्सिडीज़ हुई या BMW हुई या क्रिसलर हुई, या इस किस्म की जो बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां होती थी, वो स्टेटस सिंबल के लिए पैसे वाले लोग रखते थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े फिल्मी कलाकार, सेलिब्रिटीज़, इस किस्म के लोग जिनके पास उस ज़माने में बहुत पैसा हुआ करता था। तो शोराज के दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इम्पोर्टर गाड़ियों को काम करूं, और उसके लिए उसके पास इतना पैसा नहीं था कि बाहर से गाड़ियां खरीदे और उनको बाई शिप हिंदुस्तान में भेजे और उनको आगे बेच के पैसे कमाए। तो उसने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया उस ज़माने में, जो उसके बाद बहुत से लोगों ने अपनाया। लेकिन वो जो दूसरे बाद में लोग आए, वो शोभराज से सीख के काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए थे। उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज स्मगलिंग रैकेट बना लिया। शोभराज थोड़ा नौवाइस था उन दिनों में, बचपना था एक, तो इसने क्या किया, जो अफ़गानिस्तान में, ईरान में, बैंकॉक में लोगों के बड़ी गाड़ियाँ देखता था, इनको चुरा के, उनका नंबर प्लेट बदली करके, उनकी फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन करके, तो रातों रात उनको कंटेनर में चढ़ा के हिंदुस्तान भेज दिया करता था, वहाँ के लोकल जो गैंगस्टर थे उनके साथ मिल के। तो ये इसने काम शुरू किया। और उसी चक्कर में 1971 में जब ऐसी गाड़ियाँ लोगों को दी गई यहाँ पे बॉम्बे में और दिल्ली में, जयपुर में इसने गाड़ियाँ सेल की लोगों को, तो वो जब वो रैकेट सामने आया तो मुंबई पुलिस ने इसको ढूंढना शुरू किया। तो वो गाड़ियाँ क्योंकि ज़्यादा बॉम्बे में बेची थी, तो उनके पैसे भी कलेक्ट करने थे। तो ये मुंबई में आके उस चक्कर में पैसे कलेक्ट करता था और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, और फिर भी ये शो ऑफ नहीं करता था कि मैंने जो एक गाड़ी बाहर से भेजी थी उसका मैं यहाँ से पैसे इकट्ठे करके उसका ऐसे इस्तेमाल करूँ कि लोगों की निगाह में आऊँ। अब ऐसा काम अकेला आदमी तो कर नहीं सकता। उसके पास 5-6 उसने साथ में अपने जोड़ीदार रखे हुए थे। तो वो जो जोड़ीदार थे, ये कभी एक साथ नहीं रहते थे। जो उसकी मोडस ऑपरेंडी जो मैंने स्टडी की है पुलिस वालों के रिकॉर्ड से, वो बिल्कुल डिफरेंट है जो 3 किताबें उसके ऊपर लिखी गई हैं, उनमें जो बताया गया है। तो पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक शोभराज आप बड़े होटल में रुकता था, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। और इसके जो बंदे थे वो कभी एक जगह नहीं रहते थे। एक आदमी एक लॉज में रह रहा है, दूसरा आदमी दूसरे छोटे होटल में रह रहा है, तीसरा आदमी तीसरी जगह, और काफ़ी डिस्टेंस में उनको रखता था। और जब ऑपरेशन होना होता था, वो काम कांड करना था,
तो उनको सबको बुला लिया करता था टाइम दे के, दिन में उनके साथ रहना, लेकिन रात को कभी किसी के पास, और एक आदमी को दूसरे का पता नहीं होता था कि कहाँ रहता है। इसलिए शायद इतने साल वो अपना ये लूट मार का, कत्ल का, मर्डर का धंधा करता रहा। तो मुंबई में जो कारों का केस हुआ, उसकी जो कंप्लेंट्स आई, तो उस समय जो इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे थे क्राइम ब्रांच के, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन हाथ में ली तो शोभराज को ढूंढना शुरू किया। करते करते उनको मालूम पड़ा कि शोभराज जो है वो रिट्स होटल में ठहरा हुआ है। तो रिट्स होटल में जब छापा मारा गया तो शोभराज को खबर लग गई अपने तरीके से कि पुलिस की रेड चल रही है। तो ये वहाँ से कुछ चंद सेकंड पहले होटल से, रिट्स होटल जो है वो चर्चगेट स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है एकदम। तो 3 स्टार होटल है, वहाँ पे रुका हुआ था और ऑपरेट करता था गेटवे ऑफ इंडिया, उसके सामने ताज होटल, और उसके साथ जो कोलाबा का जो टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोगों को ढूंढना, उनको ड्रग करना। ये अपने पास एक सॉफ्ट ड्रिंक जैसा एक कंकॉक्शन बना के रखता था हमेशा। तो जो फॉरेनर्स होते थे उनको कोई ड्रग चाहिए होती थी, तो उनको सप्लाई करने के चक्कर में उसकी जो मात्रा होती थी ड्रग की, वो इतनी रखता था कि आदमी मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हो। तो उनको वो थोड़ी सी ड्रग पिला के उनको बेहोश करके उनके डॉलर, उनके पासपोर्ट और उनके जो कीमती कागजात, या गहना लत्ता, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो सब लूट लेना और आदमी को छोड़ के चले जाना। अगर वो आदमी को कहीं होश आ गई और उसने शोभराज को देख लिया, पहचान लिया, तो ये आउट ऑफ पैनिक उसका मर्डर कर दिया करता था कि ये कल को मुझे पहचाने नहीं। तो ये अजीब सी उसकी एक मेंटल उसकी एक हालत थी, जो इनबॉर्न क्रिमिनलिटी उसके खून में एक तरह से दौड़ रही थी। तो खैर जब रिट्स होटल पे रेड मारी गई, ये भाग गया, सामान भी नहीं लेके जा सका। और वहाँ पे पुलिस को जो टेल्कम पाउडर के डब्बे होते हैं बड़े साइज़ के, उसमें 3 रिवाल्वर पुलिस को वो पाउडर में छुपाए हुए मिले, और 8 देशों के पासपोर्ट और डिफरेंट मुल्कों के, जिनमें हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक, ईरान, यहाँ के पासपोर्ट, और फ्रांस का वो पासपोर्ट वहाँ से मिले, और 3-4 डिफरेंट किस्म के डैगर्स, और थोड़ी सी मात्रा में ड्रग भी वहाँ से मिली। तो उसके लिए पुलिस को और ज़्यादा खतरा हुआ कि ये आदमी बहुत डेंजरस है, भले उसके पास हथियार नहीं है लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। तो उसको शोभराज को अच्छी तरह मालूम था कि अगर मैं किसी सस्ती जगह पे जाके रुकूंगा तो लोग जो हैं वो मेरी तरफ अटेंशन उनकी बढ़ेगी, तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो उसके लिए 5 स्टार होटल एक सेफ हेवन था। उसने रिस्क लेते हुए उसने अभी काफ़ी पैसे इकट्ठे करने थे अभी लोगों से जिनको गाड़ियाँ बेची थी, मुंबई छोड़ के जा भी नहीं सकता था। तो उसने ताज होटल में रहने का प्रोग्राम बनाया, और वहाँ पे एक शामियाना रेस्टोरेंट है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, ताज इंटरनेशनल, जहाँ पे जो मुंबई पे हमले हुए थे, वहाँ उस होटल पे भी अटैक हुआ था, उसमें आग लगी, आपने तस्वीरें देखी होगी सब टीवी पे उस ज़माने में। तो उसके शामियाना में चेक इन करने के पहले ये बैठा माहौल देख रहा था कि स्कीम लड़ा रहा था कि मैं किस आइडेंटिटी के नीचे रूम चेक करूं, इनको पैसे कितने दूं, सब। तो वो चाय के कप पे जो बैठा प्लानिंग कर रहा था सारी, तो मुंबई पुलिस के को जो जो ढूंढ रही थी उसको ऑलरेडी इसका जो हुलिया जो रिट्स होटल के स्टाफ ने बताया था, उसको सामने रखते हुए इंस्पेक्टर जैदे ने इसको पहचान लिया, और वो शामियाना रेस्टोरेंट में बैठे बैठे इसको जाके बोला, यस चार शोभराज, आई एम मधुकर झेंडे, इंस्पेक्टर झेंडे। तो वो एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, काफ़ी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया, कुछ टेलीविज़न सीरीज़ बनी, मैंने तो देखी नहीं। तो उसको पकड़ा शोभराज को, पकड़ने के बाद उसको बॉम्बे के लॉकअप में रखा गया, और उनमें से जो चोरी की गाड़ियां बाहर से भेजी थी उनमें से 4 गाड़ियां थी वो रिकवर की गई, और जो जिन लोगों ने बाकी और लोगों ने गाड़ियां खरीदी थी उन्होंने इधर उधर गाड़ियां खुर्द बुर्द कर दी, अपने घर से निकाल के कहीं छुपा के रख दी, किसने फार्म हाउस पे भेज दी, किसने अपने रिश्तेदारों के पास बम्बई के बाहर, गुजरात में, कर्नाटका में, बेंगलौर में। बेंगलौर से बाद में 2 गाड़ियाँ सीज हुई थी।
तो बाकी गाड़ियां सब लोगों ने हिला दी कि अगर हमसे पकड़ी गई तो पुलिस का केस बनेगा और काफ़ी इनकम टैक्स से प्रॉब्लम आएगी, एनफोर्समेंट का प्रॉब्लम आएगी। तो उन लोगों ने, लेकिन 4 गाड़ियां वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बहुत साल तक खड़ी रही। मिट्टी जमी हुई थी, वो आधी तो सड़ भी गई थी। वहाँ बॉम्बे के मौसम में वहाँ रस्टिंग बहुत होती है, रस्ट बहुत लगता है समुद्र के किनारे होने से। तो वो 4 गाड़ियाँ, जिनमें एक BMW, एक मर्सिडीज, एक क्रिस्टल और एक और थी कोई, तो ये 4 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रही बहुत साल क्राइम ब्रांच के कंपाउंड में, जो शोभराज ने लोगों को बेची थी। खैर, तो वहाँ से इसकी ज़मानत हुई। काफ़ी चोरी का केस था, कोई मर्डर का केस तो सिद्ध नहीं हुआ। तो उस केस में ज़मानत होने के बाद ये आदमी बम्बई से गुल हुआ और फिर वाप बैंकॉक गया, नया पासपोर्ट प्रोक्योर किया। बैंकॉक में जाके इसने 3-4 ब्रिटिश नेशनल जो घूमने आए थे समुद्र के किनारे, उनको लूट मार के चक्कर में उनका मर्डर हुआ। उसके बाद नेपाल में जाके इसने जाके नेपाल में कुछ लड़कियों के मर्डर किए। ज़्यादा लोग जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो आपको मालूम है, स्विमिंग के शौकीन, तो लेडीज़ बिकनी में घूमती थी और उनको ड्रग करके उनके साथ रिलेशन बनाना और जिसके साथ गड़बड़ी उसको मार देना। तो जो इसने जो 4-5 ऐसी वो बिकनी क्लैड लड़कियों को मारा, तो उससे इसका नाम बिकनी किलर भी पड़ गया। और क्योंकि पुलिस से और जेल से भागने का इसको बहुत तजर्बा था, तो वो जो हथकड़ी होती है उसमें से हाथ कैसे निकालना है, प्रोवर्बली जैसे कहावत बोलते हैं, वो निकाल के कैसे भाग जाता था, उसके लिए इसका नाम सरपेंट भी पड़ गया। सांप, स्नेक, सरपेंट। तो ये इस किस्म के जो नाम इसके साथ जुड़ते गए इसकी हरकतों को देख के। और करते करते दिल्ली में इसने एक बार अशोका होटल में एक बहुत बड़े सोने के व्यापारी को लूटने की इसने कोशिश की, लेकिन वो जो हीच थी वो कामयाब नहीं हो सकी और ये आदमी दिल्ली में पकड़ा गया उसके केस। और क्योंकि बैंकॉक में इसके ऊपर बहुत केस थे और वहाँ पे इसको फांसी की सज़ा की जजमेंट आ चुकी थी, ये नहीं चाहता था कि मैं बैंकॉक जाऊँ या कोई ऐसा हालात बने कि बैंकॉक की सरकार, थाईलैंड की सरकार मुझे एक्स्ट्राडाइट करके यहाँ से लेके जाए, मैं जहाँ जाऊँगा तो मारा जाऊँगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि ऐसा काम किया जाए कि मैं गुनाह करूँ और पकड़ा जाऊँ और जेल में समय निकालूँ। उसका जो एक लिमिट थी थाईलैंड की, कि अगर 20 साल के अंदर अंदर कोई आरोपी नहीं मिलता है तो उसकी जो वो केस है वो ख़त्म हो जाता है, उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी, बाकी और कोई सज़ा जो है उम्र कैद वगैरह वो हो सकती है। खैर, वो डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये आदमी दिल्ली की इसको तिहाड़ जेल में रखा गया और कल हम आने वाले समय में आपको सुनाएंगे कि तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज कैसे भागता है, भागने के बाद कैसे बम्बई आता है, बम्बई से किस तरह गोवा जाता है और गोवा में 6 अप्रैल 1986 को कैसे पकड़ा जाता है। वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, कल उसको देखना मत भूलिएगा। और याद रखिए कि चार्ल्स शोभराज के पकड़े जाने की असली कहानी वो जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसके बिल्कुल उलट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं आपको अंदर की बातें बताऊंगा कल। शोभराज के दिल्ली से भागने के बाद तिहाड़ जेल से उसका पकड़े जाना, कल तक का इंतज़ार कीजिए। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।